बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर से, और इस चैप्टर में हम अब तक पढ़ चुके थे कलर कोडिंग फॉर कार्बन रेजिस्टर्स तक। ये रेजिस्टर्स जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए अपने लास्ट लेक्चर में, ये रेजिस्टर्स एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। यानी हमने जब कभी कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, उस प्रैक्टिकल में हमें पता है कि हमने 5 ओहम्स की रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, और या फिर हमने 10 ओहम्स की रेजिस्टेंस देनी है उस अरेंजमेंट को, उस प्रैक्टिकल को, तो तब हम यूज़ करते हैं वो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स वाले रेजिस्टर्स जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए, जो उनकी एक लुक थी, उस लुक के साथ हम यूज़ करेंगे वो रेजिस्टर्स। तो यहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने जो रेजिस्टेंस देनी होती है किसी भी सर्किट को, वेरिएबल होती है। यानी हमें या तो करंट को चेंज करना होता है। हमारा पर्पस बेसिकली ये होता है कि हमने करंट को वेरी करना है, करंट को कंट्रोल करना है, या करंट को हमने चेंज करना है। हमें उस प्रैक्टिकल के अंदर ही, उस प्रैक्टिकल के दौरान करंट की मुख्तलिफ वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो उन डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए फिर हमें रेजिस्टेंस को वेरी करना पड़ता है। उस वेरिएबल रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए हम जिस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है रियोस्टेट। तो आज हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है उसका नाम है रियोस्टेट। इसका नाम रखा गया था दो ग्रीक वर्ड्स को कंबाइन करके, रियोस एंड स्टेटिस। इसका नेम बेसिकली रियोस एंड स्टेटिस से ड्राइव किया गया। दो ग्रीक वर्ड्स हैं जिनका मकसद ये है, जिनका मतलब है टू कंट्रोल करंट बाय वेरिंग रेजिस्टेंस। यानी रियोस्टेट बेसिकली रियोस एंड स्टेटिस के वर्ड से ड्राइव किया गया एक नाम है, और इस नाम का मतलब है टू कंट्रोल करंट बाय वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसका नाम रियोस्टेट किसने रखा? इसका नाम रियोस्टेट रखा था सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने। और व्हीटस्टोन ब्रिज का एक्सपेरिमेंट आप आगे चल के परफॉर्म करेंगे तो वहीं से इसको लिंक किया गया है। रियोस्टेट बेसिकली एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, और इसका काम क्या है? इसका काम है टू कंट्रोल द करंट, टू वेरी द करंट, टू चेंज द करंट इन एनी इंस्ट्रूमेंट, इन एनी प्रैक्टिकल, इन एनी सर्किट। सो बेसिकली ये एक लुक है रियोस्टेट की। ये रियोस्टेट जो आप अभी देख रहे हैं इसका नाम है लीनियर रियोस्टेट। रियोस्टेट्स दो तरह के हो सकते हैं, रोटरी रियोस्टेट भी हो सकते हैं और लीनियर रियोस्टेट भी हो सकते हैं। ये रियोस्टेट जो अभी आप देख रहे हैं ये लीनियर रियोस्टेट है। लीनियर यानी कि स्ट्रेट रियोस्टेट जो आप सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के दौरान यूज़ करेंगे। ज़्यादातर ये रियोस्टेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं स्कूल्स या कॉलेजेस की लेबॉर्ट्रीज में। इसके अलावा दूसरा रियोस्टेट, उसका नाम है रोटरी रियोस्टेट, और उसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम करते हैं, मोस्टली एप्लीकेशंस में उसका यूज़ होता है। दोनों में फ़र्क क्या है? लीनियर रियोस्टेट में रेजिस्टिव पाथ, ये पाथ जो इंडिकेट किया जा रहा है टर्मिनल ए से टर्मिनल बी तक, इसको हम कहेंगे रेजिस्टिव पार्ट। लीनियर रियोस्टेट में जो इसकी फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताई, लीनियर रियोस्टेट में ये पाथ, रेजिस्टिव पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट होता है। जबकि रोटरी रियोस्टेट्स में जो इसकी सेकंड टाइप है उसमें ये रेजिस्टिव पाथ सर्कुलर होता है, एंगुलर होता है। यानी उसमें हमने जो वेरिएशंस करनी है वो सर्कल की फॉर्म में करनी है। लेकिन यहाँ इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इस लीनियर रियोस्टेट को, हम रोटरी को डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इस लीनियर रियोस्टेट के 3 टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल ए जो कि फिक्स्ड है, टर्मिनल बी जो अगेन फिक्स्ड है, और टर्मिनल सी। टर्मिनल सी दरअसल एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इसको स्लाइडिंग वाइपर भी कहा जाता है, और ये वो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है जिसके ज़रिए हम यहाँ पे वेरिएशंस करेंगे। यानी इसका असल काम सारा इस पूरे प्रैक्टिकल में, इस पूरे टॉपिक में जो बेसिक काम करना है वो इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ने, स्लाइडिंग वाइपर ने करना है। तो बेसिकली हमारे पास टर्मिनल ए, टर्मिनल बी और टर्मिनल सी, 3 टर्मिनल्स हैं। ये कोई हमारे पास एक रॉड है, इस इंसुलेटिंग रॉड के ऊपर हमने
एक कॉइल ऑफ वायर को रैप कर दिया है। कोई भी ये कॉइल हो सकती है, आप किसी भी मटेरियल के ज़रिए इसको बना सकते हैं। ये थिन कार्बन की फिल्म भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि हमने करंट को कंट्रोल करना होता है, तो करंट को कंट्रोल करने के लिए वायर्स को यूज़ किया जाता है, और उन वायर्स को हम कॉइल की सूरत में इसके ऊपर रैप करके रेजिस्टेंस की सूरत में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीन की वायर यूज़ की गई है और इसको हमने इंसुलेट कर दिया है, इसको रैप कर दिया है इस इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर। और इसके साथ ही हम थर्ड टर्मिनल स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग वाइपर यूज़ कर रहे हैं, जो ये स्लाइडिंग के सूरत में आपके सामने बनाया गया है। यानी जो आप लैब्स में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे वो इस सूरत में होगा। अब इस पूरी अरेंजमेंट को आपने ड्रॉ कैसे करना है? आप ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। यानी अगर हम कोई भी सर्किट डायग्राम देखते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे रेजिस्टेंस को इस तरह ज़िगज़ैग मैनर से ड्रॉ किया जाता है। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस हमेशा ज़िगज़ैग मैनर से इंडिकेट की जाती है। तो ज़िगज़ैग पैटर्न के साथ अगर आप ये इंडिकेशन देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द रियोस्टेट अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस की कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। देखिए, बेसिकली अगर हम किसी भी सर्किट को डिस्कस करते हैं, तो उस सर्किट में तीन चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ करंट, दूसरी वोल्टेज और तीसरी रेजिस्टेंस। ये तीन चीज़ें हैं जो आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। तो यहाँ पे हमने इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करना है, और इन तीनों चीज़ों के साथ हम जानते हैं कि करंट और रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स मीन्स कि अगर आप करंट को इंक्रीज़ करते हैं, तो करंट को इंक्रीज़ करने से लाजमी बात है कि उस जगह की रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करनी पड़ेगी हमें। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप उसके करंट को डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो करंट को डिक्रीज़ करने के लिए आपको उसकी रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यानी एक चीज़ अगर बढ़ रही है, तो दूसरी चीज़ को आपको लाजमन कम करना पड़ेगा। ये है इन्वर्स रिलेशन जो यहाँ पे हमेशा करंट और रेजिस्टेंस की कंडीशन में देखा गया है। अब ऐसा होता है कि हमें करंट को कंट्रोल करना है। यहाँ हमने क्या वर्ड यूज़ किया? टू कंट्रोल करंट। तो करंट को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हमें करंट ज़्यादा चाहिए, या बाज़ औक़ात हमें करंट को कम करना है। तो ज़्यादा या कम करने के लिए हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को यूज़ करते हैं, जिसका नाम है रियोस्टेट। यानी रेजिस्टेंस को हम कम या ज़्यादा कर देंगे, तो उसके हिसाब से फिर हम करंट को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये तीन टर्मिनल्स हैं। अब बिल्कुल यही अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को हम कह रहे हैं रियोस्टेट। तब कहेंगे जब हम इसके तीन टर्मिनल्स में से सिर्फ दो टर्मिनल्स यूज़ करें। यानी हमने कहीं प्रैक्टिकल करते हुए रियोस्टेट अटैच करना है, तो हमें इसके सिर्फ दो टर्मिनल्स यूज़ करने हैं, टर्मिनल सी और टर्मिनल ए। तो इस तरह से ए और सी आप यूज़ करेंगे, या फिर अगर आप ए को कनेक्ट करना नहीं चाह रहे, तो आप टर्मिनल सी और टर्मिनल बी, यानी इन दोनों टर्मिनल्स को आप यूज़ करेंगे। जो वायर्स आपने अटैच करनी है, वो एक इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ, ये टर्मिनल सी लिंक कर रहा है इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ। तो आप एक कनेक्शन करेंगे वायर का यहाँ पे, और दूसरा कनेक्शन आप करेंगे वायर का यहाँ पे टर्मिनल बी के साथ। तो यानी अगर आप टर्मिनल बी यूज़ कर रहे हैं, तो टर्मिनल ए आपने यूज़ नहीं करना। सिर्फ दो आपने कनेक्शंस करने हैं, दो टर्मिनल्स चूज़ करने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे टर्मिनल बी आपने चूज़ करना है और टर्मिनल सी यूज़ करना है। इस तरह की कनेक्शंस आप करेंगे तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे एज रियोस्टेट। अब बिल्कुल ऐसे ही अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट के अंदर हम स्मॉल चेंजेस करेंगे। स्मॉल चेंजेस करके हम इस रियोस्टेट को कन्वर्ट कर देंगे पोटेंशियोमीटर में। कॉन्फ़िगरेशन का चेंज आप ऐसे करेंगे कि रियोस्टेट में हम दो टर्मिनल्स यूज़ करते हैं, जबकि पोटेंशियोमीटर इसमें आप यूज़ करेंगे तीन टर्मिनल्स। यानी हमें तीनों टर्मिनल्स को यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके हम इस रियोस्टेट को कन्वर्ट कर देंगे पोटेंशियोमीटर में। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल एंड देन मीटर से दो वर्ड्स को जोड़ के बनाया गया है। पोटेंशियोमीटर में फर्स्ट वर्ड इज पोटेंशियो, विच इंडिकेट्स पोटेंशियल. The other one is meter, which indicates measuring. So potential measuring, और इसका नाम आप कह सकते हैं potential divider. यानी potential meter का काम क्या है कि उसने potential को divide करना है।
अब इसको बहुत आसानी के साथ आप ऐसे समझें कि पोटेंशियल को हमने वेरी करना है, तो पोटेंशियल को वेरी करने के लिए आपने तीनों टर्मिनल्स यूज़ करने हैं, और अगर आपने रेजिस्टेंस को वेरी करना है तो आपने सिर्फ दो टर्मिनल्स इसके चूज़ करने हैं, और फिर उसके साथ में आपने कनेक्शंस करके इसको कैरी ऑन करना है। तो ये बेसिकली एक रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर की लिंक्ड एक डायग्राम्स हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। हमारे पास ये कोई रियोस्टेट है, इसके तीन टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी एंड देन टर्मिनल सी। हमने टर्मिनल ए के साथ एक कनेक्शन कर दिया है और दूसरा कनेक्शन कर दिया है टर्मिनल सी के साथ, दो कनेक्शंस कर दिए हमने। अब कनेक्शन करने के साथ हम रेजिस्टेंस को कैसे वेरी करेंगे? इस वेरिएशन को आप ऐसे समझें कि ये इसके ऊपर वायर को रैप किया गया है, वायर के साथ हमने रेजिस्टेंस को लिंक करना है। जाहिर बात है वो वायर है तो उस वायर का मकसद क्या है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। तो ये वायर है, इसका काम ये है कि इसने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है। अब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग वायर पर अगर आप बी के नज़दीक ले जाते हैं, यानी अवे टू ए एंड नियर टू बी, हम जो ही इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बी की तरफ मूव करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि ये इसकी लेंथ, अभी फिलहाल फर्ज कर लेंगे लेंथ कोई L1 है, L1 लेंथ के साथ आप देखते हैं कि लेंथ इंक्रीज हो जाती है। अभी फिलहाल लेंथ L1 है, जो ही ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बी की तरफ जाएगा तो ये लेंथ जाहिर बात है बढ़ जाएगी। अभी L1 है, फर्ज कर लें उस टाइम L2 हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी। और लेंथ बढ़ने से मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एनी वायर और एनी सिलेंडर और एनीथिंग दैट यू आर डिस्कसिंग। तो यहाँ पे आप जो ही इस अरेंजमेंट में लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो लेंथ को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को ए के नज़दीक लेके आएंगे, इस तरफ मूव करवाएंगे, ए के नज़दीक लेके आएंगे, तो लेंथ क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी। लेंथ कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। जैसे कि आपने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसी फॉर्म का हम यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इतने पार्ट को हम यूज़ कर रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि अगर लेंथ बढ़ जाएगी तो लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेंथ कम हो रही है तो लेंथ के कम होने से रेजिस्टेंस भी कम हो रही है। तो यहाँ मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बी की तरफ जा रहा है तो ये वायर, इसकी लेंथ बढ़ जाती है, बढ़ने से यानी अभी फ़िलहाल यहाँ तक है, फिर ज़ाहिर बात है कहीं आगे स्टॉप करेगी तो आगे जाने की वजह से इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और लेंथ के बढ़ने से इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। और इस तरह से हम इंक्रीज़ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे उस सर्किट को। तो आपको पता ही है कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को मूव करते हैं, ए के करीब लेके आते हैं, तो यहाँ लेके आने से आप देख रहे हैं कि लेंथ कम हो गई है, यहाँ कहीं आकर इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस कम होने से डेफिनेटली इसकी करंट पे फ़र्क आएगा और करंट इसका बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं और वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ हम करंट को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब हमने तीनों कनेक्शंस यूज़ करने हैं और तीनों कनेक्शंस यूज़ करने का मतलब ये है कि हम इसको एज पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि आप जब कभी दो कनेक्शंस यूज़ करेंगे तो आप रियोस्टेट की बात कर रहे हैं, और अगर आप कभी तीनों कनेक्शंस यूज़ करते हैं तो तीनों का मतलब ये है कि यू आर यूजिंग रियोस्टेट एज पोटेंशियोमीटर और पोटेंशियल डिवाइडर। तो इस तरह से आप इसको पोटेंशियल डिवाइडर में कन्वर्ट कर रहे हैं। पोटेंशियल डिवाइडर मींस यू आर वेरिंग पोटेंशियल इन द अरेंजमेंट। इसके लिए हमने क्या किया, अब हमने तीनों कनेक्शंस को यूज़ करना है। ए और बी ये असल में वो स्लाइडिंग था, वो स्लाइडिंग पाथ था, वो रेजिस्टिव पाथ जिसके ऊपर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव कर रहे थे। यहाँ पे ये पाथ ए टू बी, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिव ट्रैक।
इस रेजिस्टिव ट्रैक में कोई रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है, और इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे जिगजैग मैनर में हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। ए और बी ये दो इसके पॉइंट्स के नेम्स थे जो हमने रखे थे। सी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट था। हमने ए और बी के साथ बैटरी कनेक्ट कर दी है। बैटरी कनेक्ट करते ही हमने इसे कोई वोल्टेज V प्रोवाइड कर दिया है। V वोल्टेज के आते ही फौरन से यहाँ पे करंट जनरेट होगा और करंट जो प्रोड्यूस होगा वो इस पूरी सर्किट से पास करेगा। करंट की वैल्यूज हम कह सकते हैं कि करंट हमारे पास है I इज इक्वल्स टू V/R। तो ये हमारे पास यहाँ पे करंट है जो हमने यहाँ फौरन से जो ही बैटरी कनेक्ट की तो यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कोई V/R है। कैपिटल R यहाँ की रेजिस्टेंस है। अब हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कहीं A और B के दरमियान में रोक रहे हैं। अब यहाँ पे रोकने से B और C सिर्फ इतने पार्ट का वोल्टेज हमने देखना है। इसके वोल्टेज को हम नाम देते हैं VBC का। और इतने हिस्से की जाहिर बात है रेजिस्टेंस कैपिटल आर ज़्यादा है। अब हम क्योंकि दरमियान में हैं तो इतने हिस्से की रेजिस्टेंस कम होगी क्योंकि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हमने लेंथ कम कर दिया तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। उस रेजिस्टेंस को हम आर कह रहे हैं, स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर और VBC वोल्टेज जो इतने हिस्से का है वो हमने यहाँ पे कहीं मेजर करना है। उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं V इज इक्वल्स टू आई आर का रिलेशन। यहाँ पे हमने I की वैल्यू पुट करनी है। I हमने अभी देखा V/R है, हमने ये पुट किया। और रेजिस्टेंस जो इतने हिस्से की है VBC, क्योंकि हम सिर्फ VBC को डिस्कस कर रहे हैं तो उतने ही हिस्से की रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे मेंशन करनी है, वो है स्मॉल r। तो इसीलिए हम यहाँ रेजिस्टेंस की जगह पे लिख रहे हैं स्मॉल r। और ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है, हमने रेजिस्टेंस को एक तरफ कर लिया, स्मॉल r बाय कैपिटल R मल्टीप्लाइड बाय V इज द वोल्टेज। जैसे कि हमें पता है R कांस्टेंट है। R इस पूरे अरेंजमेंट में जो हमने एक देखा वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। वोल्टेज कांस्टेंट है। जो चीज़ वेरिएबल है वो है स्मॉल r। यानी अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को कहीं दूर लेके जाते हैं या करीब लेके आते हैं तो ये रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगी। अब ये रेजिस्टेंस अगर वेरी करती है तो इस रिलेशन के मुताबिक, क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू V, बाकी दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट करने से हमारे पास ये रिलेशन बनेगा कि V इज प्रोपोर्शनल टू R। यानी अगर R ज़्यादा है तो उसका वोल्टेज भी ज़्यादा है, और अगर R कम है तो वोल्टेज भी कम है। कहने का मकसद ये है कि अगर इतने हिस्से की रेजिस्टेंस कम होगी उसका वोल्टेज भी कम होगा, और अगर उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। और अगर हम अभी इसको C पॉइंट पे स्टॉप करके रखा हुआ है, अगर हम इसको आगे लेके जाएंगे तो आगे जाने से इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस के बढ़ने से इसका वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। ये तो है इसका पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़। एक और बात याद रखिए कि जब कभी हम रियोस्टेट को यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम करंट को स्टॉप कर दें या फिर करंट को ब्लॉक कर दें। करंट कभी भी ब्लॉक नहीं होता। करंट को ब्लॉक करने के लिए आपको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है उस जगह पे जहाँ पे आपने उसको ब्लॉक करना है। तो इसका पर्पस ब्लॉक करना नहीं है, इसका पर्पस है करंट को कंट्रोल करना, यानी करंट को बढ़ाना या फिर कम करना। और इसके हिसाब से करंट को कंट्रोल अगर इसने करना है तो इसकी एक अपनी भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है। यानी इसकी रेजिस्टेंस फर्ज कर लें कि कोई 50 किलो ओहम्स का रियोस्टेट है। 50 किलो ओहम से मुराद ये है कि इसकी रेजिस्टेंस 0 से शुरू हो सकती है और 50 किलो ओहम्स तक जा सकती है। तो इससे ज़्यादा अगर आप कोई सर्किट है वहाँ पे आपने इसको कनेक्ट कर दिया जहाँ पे 50 किलो ओहम से ज़्यादा की रेजिस्टेंस चाहिए थी, तो वहाँ पे ये रियोस्टेट काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको उससे ज़्यादा की रेजिस्टेंस वाला रियोस्टेट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एक रेजिस्टिव पाथ के साथ इसकी इंडिकेशन है कि इसके साथ जितनी भी इसकी एक लिमिट है उस लिमिट के अंदर अंदर आपने इसको यूज़ करना है, और उससे ज़्यादा की रेजिस्टेंस इसको हम ना ही प्रोवाइड कर सकते हैं सर्किट को, ना ही हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप रेजिस्टेंस को ज़ीरो कर दें, ठीक है, या फिर रेजिस्टेंस को बिल्कुल मैक्सिमम कर दें, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप फर्ज कर लेंगे 50 किलो ओहम्स का रेजिस्टर था और इसका यानी 50 किलो ओहम्स तक ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 0 से 50 किलो ओहम्स है तो अगर आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बिल्कुल यहाँ ए पर ले जाएंगे, इस कनेक्शन के बिल्कुल साथ कर देंगे, तो लेंथ यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल मिनिमम हो गई है
तो रेजिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। और अगर आपने 50 की ही रेजिस्टेंस देनी है इस सर्किट में, तो आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को फिर बिल्कुल दूसरे कोने पे ले जाएंगे बी के पास, यानी इस जगह से बिल्कुल दूर कर देंगे इसको, यहाँ कॉर्नर में ले जाएंगे। यहाँ पे ले जाने से इसकी रेजिस्टेंस, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस ये रियोस्टेट प्रोवाइड कर सकता है, ये वो प्रोवाइड कर देगा और इस तरह से ये वर्कआउट करेगा।